ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो हमारे वार्षिक परीक्षा है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बेटा वो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने हमारे चैप्टर इस सिलेबस के अंदर हैं उन चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आंसर सिटीज़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से होते हैं स्टार्ट। तो बेटा इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी, बहुत ही यूजफुल रहेगी, बहुत ही आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपकी मदद करेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो बेटा क्यों ली जाती होगी, क्योंकि कांजी हाउस क्या था, आवारा पशुओं को रोकने की एक जगह थी। तो बेटा इसके अंदर इसलिए ली जाती थी क्योंकि कांजी हाउस से कोई पशु निकल ना जाए, किसी जानवर की मृत्यु ना हो जाए और जिन मालिकों के पशु हैं उनसे जुर्माना वसूला जा सके, इसीलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, क्योंकि बेटा जो छोटी बच्ची थी उसकी भी माँ मर चुकी थी, तो वो सौतीली माँ के पास रहती थी और सौतीली माँ भी उसको क्या करती थी बेटा, परेशान करती थी, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उधर से बेटा जो गया था वो बैलों को बहुत मारता था, उन्हें सूखा चारा देता था। तो बेटा जो हीरा था वो अपने बैलों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जो इसके झुरी के जो बैल थे हीरा और मोती, वो गया द्वारा जो क्रूर व्यवहार किया जाता था उसको देखकर क्या था बेटा कि भाई बहुत दुखी थे। तो लड़की को भी ये एहसास होता है कि भाई बैलों के साथ भी वही क्रूर व्यवहार किया जाता है जो मेरे साथ किया जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता बेटा, उन बैलों के प्रति उसको प्रेम उमड़ आया था। नेक्स्ट कहता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बेटा कैसे पता चलता है कि भाई जब हीरा और मोती को लेने के लिए जब गया जाता है झुरी का साला, तो बेटा दोनों को वो क्या करता है, खेत में जोतता है, तो दोनों सलाह मिला लेते हैं। तो बेटा वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाते और एक बार हीरा और मोती गया के घर से भागे तो रास्ते में उन्हें एक भयंकर सांड भी मिला था। उन दोनों ने मिलकर उस सांड का सामना किया था, परेशान किया था। और इसी तरह जब मटर के खेत में मोती पकड़ा जाता है तो हीरा भी उसकी सहायता के लिए वहीं पर रुका रहता है। नेक्स्ट कहता है, हीरा और मोती की सच्ची मित्रता थी, यह हमें पाठ के किन उदाहरणों से पता चलता है। तो बेटा कैसे पता चलता है, दोनों आपस में मूक भाषा में अपना प्रेम प्रकट करते थे, एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम दिखाते थे, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे। और जिस वक्त वे दोनों बैल या गाड़ी में जोते जाते थे तो बेटा हर वक्त दोनों की यही कोशिश होती थी कि भाई सबसे ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे। नेक्स्ट कहता है, झुरी के ससुराल से भागने पर बैलों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था। तो बेटा कैसा किया था कि भाई जब दोनों बैल झुरी के ससुराल से भागकर वापस अपने घर आए थे तो उन्होंने क्या किया था बेटा कि भाई झुरी ने अपने बैलों को प्यार से गले लगाया, उसके मन में बैलों के प्रति बहुत स्नेह भरा था। वह बैलों को देखकर क्या करता है बेटा, खुश हो जाता है और प्रेम से उनका आलिंगन करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों होता है। तो बेटा क्यों होता है, क्योंकि उसके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था जिसकी जान पहचान थी वहाँ पे। तो श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने के लिए उचित प्रबंध किया था, परंतु 5 साल बाद जब वह भद्र वेश में घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से आए तो लोगों ने उसे लुटेरा होने की आशंका से ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं दिया। नेक्स्ट कहता है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। कि अभी एक तो जो मार्ग था बेटा वो चढ़ाई वाला था,
ठीक है, ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी। सेकंड जो घोड़ा था वो थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था और लेखक अपने साथियों से भी पिछड़ गया था। ठीक है, वह अपने घोड़े पर बैठा दोन किस्तों की तरह आगे बढ़ रहा था, यानी कि झूमता हुआ आगे चलकर वह 2 राहों पर पहुंचा। तो उनमें से वो गलत रास्ते पर चला जाता है और 1.5-2 किलोमीटर आगे निकल जाता है। तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है, तो इस कारण वो अपने साथियों से पिछड़ जाता है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बेटा, जैसे सुमति की वहाँ जान पहचान थी, तो सुमति अपने यजमानों के पास जाता था तो हफ्ता भर भी लगा देता था। तो लेखक इतने दिनों के ठहराव के कारण ही उसे उनके यजमानों के पास ही यहाँ जाने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो गया तो बेटा वो रोकता है। क्यों? क्योंकि लेखक को कोई अतिरिक्त कार्य नहीं था, तो वो ऐसा सोचता है ये हफ्ता 10 दिन लगा देगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए उसने पहली बार जाने से रोका। लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरी बार जो शेखर विहार में जब पहुँचे तो लेखक का जो मन था बेटा वो मंदिर में रखी कंजूर की पोथियों में चला गया था, और प्रत्येक जो पोथी थी वो 15-15 शेर की थी। कुल 103 पोथियाँ थी। तो बेटा लेखक उनको पढ़ना चाहता था, तो इसीलिए उसने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बेटा क्या था कि भी एक तो भिक्षु का वेश धारण करना पड़ा, जो लहासा की ओर जाने वाले ऊंचे रास्तों पर चलना पड़ा, कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, ठीक है, ठंड का भी सामना करा और अपना सामान खुद भी उठाना पड़ा। नेक्स्ट कहता है प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो बेटा कैसा था कि भाई वहाँ सभ्य एवं समर्पित समाज था। जाति पाति छुआछूत और कोई सामाजिक बुराइयां नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण खुले में जो लोग थे वो हथियार लेकर घूमते थे, किसी का खून करने में भी नहीं हिचकिचाते थे, और जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोजगार न होने के कारण सस्ते में भी मजदूर वहाँ पर उपलब्ध हो जाते थे। नेक्स्ट कहता है तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस तरह का खतरा बना रहता था? तो बेटा किस तरह का कि भाई हथियार का कोई कानून नहीं था, तो लोग खुले में हथियार लेकर घूमते थे। निर्जन और वीरान जगहों पर डाकुओं का भय उनका मंडराता रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पुलिस का भी प्रबंध नहीं था, और जो यात्री थे आने जाने वाले यात्रियों को वहाँ पर लूटपाट करने से पहले ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करें। तो बेटा जागीरदारी क्या होती है? जो ज़मीन होती है बेटा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। ठीक है, इन जागीरों का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा था बेटा वो तो किसके अधीन था? मठों के अधीन था। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए जो मजदूर थे वो उसे बेगार में भी मिल जाते थे। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेज दिया जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे लिए चुनौती क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि बेटा जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमारे समाज की नींव को हिला रही है। हमारे आने वाले समाज में स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव बनाए रखने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो जो हमारी सामाजिक नींव है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति के फैलने से क्या होता है बेटा? समाज में अशांति फैल जाती है। नेक्स्ट कहता है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसी कौन सी घटना थी? तो बेटा जो सालिम अली थे बचपन में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया की मृत्यु के दुख ने सालिम अली की जीवन दिशा को बदल दिया था, और जिंदगी भर उसने क्या किया था बेटा? पक्षियों का संरक्षण करने का संकल्प ले लिया था। तो इस प्रकार उस गौरैया ने क्या किया था बेटा? उसको पक्षी प्रेमी बना दिया था। नेक्स्ट कहता है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? तो बेटा कैसे हो गई होंगी कि भाई सालिम अली
थे जो वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। वे जानते थे कि साइलेंट वैली अब सुरक्षित नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि पशु पक्षियों के मारे जाने से जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। साथ ही पक्षियों के लुप्त हो जाने से प्रकृति अपनी धरोहर से वंचित भी हो जाएगी। और सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध हो रहे खिलवाड़ को प्रधानमंत्री ने बेटा समझा, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट कहता है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो बेटा क्यों कहा था? क्योंकि जो उनके पति थे, उनके पति का जो जीवन था बेटा वो क्या था? पक्षियों से घिरा हुआ था। और उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उनके पति उस गोरैया के साथ इतने घुल मिल गए थे कि फ्रीडा लॉरेंस ने अनुभव किया कि उनकी पत्नी होकर भी वह उनके बारे में इतना नहीं जान पाई जितना कि वो गोरैया जानती थी। क्योंकि उनका बेटा, उनका जो स्वभाव था वो मिलनसार भी था और उन्होंने जो अपना जीवन था वो पक्षियों की देखरेख में ही लगा दिया था। नेक्स्ट कहता है, सालिम अली की तुलना टापू से न करके थार सागर से क्यों की गई है? क्यों की गई है? क्योंकि बेटा जो टापू होता है वो तो ज़मीन का कुछ सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन जो सालिम अली का जो ज्ञान था बेटा पक्षियों की दुनिया में वो बहुत ही गहरा था, उसका कोई किनारा नहीं था। तो बेटा कोई आम मनुष्य ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि भी इनको पक्षियों की दुनिया में कितना ज्ञान था। तो वो एक सागर की भांति गहरा था। नेक्स्ट कहता है, हरिशंकर परशाई ने प्रेमचंद का जो शव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो बेटा क्या है, जो प्रेमचंद थे वो सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे, ठीक है। और तन पर धोती कुर्ता और सिर पर मोटे कपड़े से बनी टोपी धारण करते थे। उनके पैरों में कैनवस के जूते थे और उन्होंने कभी भी अपनी वेशभूषा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। जूते फटे होने के कारण भी उन्हें किसी तरह की बेटा ना तो लज्जा आती थी ना संकोच होता था। तो उनका उम्र था, जो उनका जीवन था बेटा ताउम्र संघर्षों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपना जीवन में अनेक दुख झेले थे, लेकिन अपनी पहचान और अपना अस्तित्व उसने बनाए रखा था। नेक्स्ट कहता है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? जो टीले हैं बेटा वो क्या है? संघर्षों, संकटों, बाधाओं, परेशानियों एवं सामाजिक कुरीतियों के लिए किया गया है, ठीक है। तो प्रेमचंद कभी भी बेटा संघर्षों से घबराते नहीं थे, ना ही उनसे बचकर निकलने का प्रयास करते थे। उन्होंने टीले अर्थात जो मार्ग में आने वाली बाधाएं थी उनका डटकर सामना किया था और तभी वो आगे निकले थे। नेक्स्ट कहता है, पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद में क्या अंतर है? पर्दे यानी कि बेटा आजकल जो पर्दे का प्रचलन है वो ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वास्तविक दुनिया से रूबरू लोग नहीं होते हैं, जबकि प्रेमचंद ने अपनी वास्तविक दुनिया किसी से नहीं छुपाई थी। उन्होंने अपनी दुर्दशा पर पर्दा डालकर अच्छी छवि बनाने की कभी कोशिश नहीं की थी। वही जो दूसरी ओर था बेटा वो लेखक क्या था? पर्दे को महत्व देता है, वो अपनी वास्तविकताएं दुनिया से छुपाता है। प्रेमचंद की तरह वे भी अभाव और कमी में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वो अपनी दुर्दशा को छुपाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कहता है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे यह सब नहीं सहन पड़ा जो एक आम लड़की को सहना पड़ता है। तो इस कथन के आलोक में उस समय समाज की स्थिति कैसी थी? तो बेटा उस समय कैसी थी कि भाई जो लड़की का पैदा होना बेटा अपशगुन माना जाता था और जिस घर में लड़की पैदा होती थी उस परिवार के सदस्य दुखी हो जाते थे, ना ही लड़कियों को शिक्षित किया जाता था। और ऐसी भी स्थिति आती थी कि भाई लड़की को जन्म लेते ही परधाम भी भेज दिया जाता था, पराई मानकर उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार भी नहीं किया जाता था और घर की चार दीवारी में रहकर अनेक यातनाओं का भी सामना उनको करना पड़ता था। नेक्स्ट कहता है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी? क्यों नहीं सीख पाई थी? क्योंकि बेटा जो लेखिका के बाबा थे वो उर्दू फारसी के ज्ञाता थे और वो अपनी बेटी को भी ये सब सिखाना चाहते थे, लेकिन जो लेखिका की रुचि थी वो हिंदी और संस्कृत में थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ हिंदी और संस्कृत जानती थी। तो बेटा जब उसके बाबा ने घर में उनको उर्दू फारसी सिखाने के लिए मौलवी की नियुक्ति की थी, तो बेटा वो जब मौलवी उनको सिखाने के लिए आता था तो वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी, तो इसीलिए वो सीख नहीं पाई थी रुचि न होने के कारण। नेक्स्ट कहता, लेखिका ने अपनी माँ की कौन कौन सी विशेषताएं
लिखी हैं। तो बेटा क्या थी, जो उनकी माँ थी हिंदी और संस्कृत जानती थी, पूजा पाठ करती थी, मीरा के पद गाती थी, पंचतंत्र की कहानियाँ वो खुद भी पढ़ती थी और लेखिका को भी सुनाती थी, गीतों में उनकी विशेष रुचि थी। और बेटा वो प्रभाती भी गाती थी, प्रभाती में जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले का वो गान करती थी। नेक्स्ट कहता है महादेवी के परिवार में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता था। तो बेटा जो महादेवी थी वो 200 वर्षों पहले तक महादेवी के परिवार में कोई लड़की नहीं थी। तो बेटा क्या था, जो महादेवी का जन्म परिवार में कई पीढ़ियों के बाद हुआ था। तो उसके पिताजी ने क्या किया था, कुल देवी की आराधना भी की थी लड़की पैदा होने के लिए। तो बेटा जो लेखिका का पालन पोषण था वो बड़े लाड प्यार से हुआ था। माता पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया और उसे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने दिया। ठीक है, यह आपका पहले भी आ चुका है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। नेक्स्ट भी आ चुका महादेवी वर्मा की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट कहता है बेटा बेगम साहिबा की चारित्रिक विशेषताएं, यानी कि बेटा जो जवारा के नवाब की जो पत्नी थी उनकी पूछ रहा है ये। तो बेटा उनकी जब हम वह चारित्रिक विशेषताएं लिखेंगे तो उसके अंदर हम ये लिखेंगे कि अभी वो एक मिलनसार महिला थी और वो भावनात्मक रूप से महादेवी के परिवार से जुड़ी हुई थी, खुले विचारों की महिला थी। और बेटा क्या था, महादेवी के परिवार के साथ जो उसके संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो बेटा ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, सभी हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो बेटा समझ में आए तो वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी परीक्षा में सहायता हो सके। बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ठीक है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।